हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम जानेंगे जॉन डीबी का जो एजुकेशनल फिलॉसफी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉन डीबी का जो कि कहा जाता है कि जिनका फिलॉसफी टोटल मॉडर्न एजुकेशन को रिफॉर्म्स कर दिया, टोटल मॉडर्न एजुकेशन को चेंज कर दिया। एक रेवोल्यूशन था इनका जो एजुकेशनल थॉट्स है। तो इनका जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसको बेस करके हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉन डीवी। ओके, तो यहाँ पर भी आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे उनके ही एक बहुत ही फेमस एवरग्रीन कोट के साथ। ये कहते हैं, एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये ही लाइफ है, ये कोई प्रिपरेशन ऑफ लाइफ नहीं है बल्कि यही लाइफ है, यही लाइफ है। इट इज़ लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। क्यों ये लाइफ है भाई, क्यों लाइफ है? क्योंकि एजुकेशन कोई भी पैसिव प्रोसेस नहीं है जैसे ट्रेडिशनल वाले बताते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन जॉन डीबी उन सभी को खंडन करेंगे और कहेंगे एजुकेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस, यह जीवंत है। और एक बात इसको और ज़्यादा पुख्ता करता है कि एजुकेशन हम लेते समय जो खुशी महसूस होती है, जो आनंद महसूस होता है, वही तो लाइफ है ना, वही तो मज़ा है ना। कि जीवन में ये बन जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा, ऐसे कर देंगे तो ऐसा लगेगा। ये क्या है? ये आप कह रहे हो कि डेस्टिनेशन को पहुंचने के बाद खुशी मिलेगी? नहीं भाई, डेस्टिनेशन को जाने के बीच का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है तो ही आप डेस्टिनेशन को पहुंचने के बाद ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। इसीलिए जॉन डीबी कहते हैं ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो, क्योंकि ये प्रोसेस ही एक्टिव प्रोसेस है। वहाँ पर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, वहाँ पर आप डूब रहे हो, वहाँ पर आप मज़े ले रहे हो, वहाँ पर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो। इसीलिए एजुकेशन को वो क्या कह रहे हैं, एजुकेशन लाइफ है। ये कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये लाइफ है। ये प्रोसेस एक्टिव है, यहाँ पर आप इन्वॉल्व हो रहे हो, यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, यहाँ पर आप सीख रहे हो। इट मीन्स यहाँ पर आप जॉय को प्राप्त कर रहे हो, इसीलिए यह लाइफ है। अगर आप एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यहाँ पर एजुकेशन को आप हटा दो, यहाँ पर एसएसबी को लगा दो। ओके, एसएसबी को लगा दो। एसएसबी जॉब, एसएसबी लेक्चरर इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। अगर आप एसएसबी प्रिपरेशन करते करते आनंद को प्राप्त कर रहे हो, नॉलेज को प्राप्त कर रहे हो, वो नेक्टर को आप रिसीव कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, मज़ा लग रहा है। क्योंकि पढ़ाई के दौरान जितना मज़ा लगना चाहिए उतना मज़ा नहीं आया था। अब जो नॉलेज मिल रहा है, अब जो गहराई मिल रहा है, अब जो प्राप्ति मुझे हो रही है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत ही जॉयफुल है। ये अगर आपको अनुभव हो रहा है ना, तो आपको एसएसबी जॉब प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोसेस ही तो इम्पोर्टेंट है। हाउ यू हैंडल दिस प्रोसेस, हाउ यू इम्प्रूव दिस प्रोसेस, हाउ यू टैकल दिस प्रोसेस, हाउ यू चैनलाइज दिस प्रोसेस, दैट मेक्स यू, एवरी प्रोसेस मेक्स यू। इसीलिए जॉन डीबी कह रहे हैं इट इज़ लाइफ। ये लाइफ है भाई, ये एक्टिव प्रोसेस है। पैसिवली कोई सीख ही नहीं सकता, पैसिवली कोई एजुकेशन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये लाइफ है, ये लाइफ है। इसको आप महसूस करो। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉन डीबी के कुछ लाइफ स्केच के साथ, ताकि उनको हम बेहतर से समझ पाएँ। ओके, जॉन डीवी 1859 में बर्थ होता है उनका। कहाँ पर होता है? अमेरिका के वर्मंट के बर्लिंगटन में होता है। उनके फादर जो एएसडीबी है, वो एक छोटे शॉपकीपर होते हैं और ये रिसीव किए हैं प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम ए वेरी नेटिव स्कूल। नेटिव स्कूल से प्राप्त किया है अपना प्राइमरी एजुकेशन। ओके, लेकिन उनका ग्रेजुएशन हुआ है वर्मंट यूनिवर्सिटी से। और ये ज़्यादातर आप देखोगे फिलॉसफी पढ़ने को बहुत ही ज़्यादा शौकीन रखने वाले थे। ओके, इसीलिए वो पहले हिगेल को पढ़े। हिगेल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आइडियालिस्ट ऑफ जर्मनी, जिनके फिलॉसफी को ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ यूरोप कहा जाता है, उनको पहले वो पढ़े और बहुत इंस्पायर हुए। लेकिन बाद में डार्विन को जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने हिगेल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने डार्विन की तरफ मुख किया। लेकिन बाद में जब
वो विलियम जेम्स को पढ़े। विलियम जेम्स को पढ़ते 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 वो प्रैग्माटिस्ट हो गए, प्रैग्माटिज्म को फॉलो करने वाले हो गए। ओके, इन्होंने फिर इस्टेब्लिश किया है लेबोरेटरी स्कूल। लेबोरेटरी स्कूल जहाँ पर ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव करिकुलम का एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेबोरेटरी स्कूल। स्कूल इज ए प्लेस वेयर सोशल एक्सपेरिमेंट आर डन कहने वाले जॉन डीवी का जो लेबोरेटरी स्कूल है, लेबोरेटरी स्कूल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द फेमस स्कूल ऑफ दैट टाइम। ओके, उनके जो प्यूपिल थे, उनके जो शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने एक बहुत ही फेमस मेथड फाउंड किया है जो कि है प्रोजेक्ट मेथड, और इनका डेथ होता है 1952 में। तो ये है लाइफ स्केच। फिर उनका फिलॉसफी कुछ देख लेते हैं, फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जॉन डीवी का जो व्यू ऑफ एक्सपीरियंस है ये ज़्यादातर तीन मेजर फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुआ था। पहला है डार्विन का आइडियाज ऑफ नेचर। ओके, तो डार्विन का जो आइडिया ऑफ नेचर है एज ए डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि डार्विन क्या थ्योरी देते हैं, डार्विन अपनी जो एवोल्यूशन थ्योरी देते हैं। यहाँ पर जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के बुक में बहुत सारे एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट देते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट वो देते हैं जो कि है नेचर इज़ ए डायनामिक प्रोसेस, नेचर हमेशा चेंज होता रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट देते हैं, प्रकृति चेंज होता रहता है, ये कॉन्सेप्ट। ये चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ये डीवी में आएगा, क्योंकि आप देखो डीवी जो कॉन्सेप्ट देते हैं चेंजेबल ट्रूथ के बारे में बताएंगे, चेंजेबल वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे, एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट, नो फिक्स्ड एम के बारे में जो बताएंगे, ये डार्विन का कॉन्सेप्ट है। डार्विन का जो डायनामिक प्रोसेस के सिस्टम है उसको ये एजुकेशन में ला के इनपुट करेंगे। ओके, तो ये हो गया डार्विन पॉइंट ऑफ व्यू से डीवी ने क्या सीखा। तो सेकंड हो गया हीगेल का। अगर देखोगे हीगेल्स एम्फासिस ऑन एक्सपीरियंस इन सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसको भी डीवी ने लिया है। अगर आप ऐसे कहोगे कि हीगेल का जो डायलैक्टिकल मेथड आप कहीं ना कहीं पाओगे डीवी के एजुकेशनल फिलॉसफी में। ओके, फिर हो गया विलियम जेम्स का जो एम्पायरिकल अप्रोच है, इस एम्पायरिकल अप्रोच को भी एडॉप्ट करेंगे। कौन एडॉप्ट करेंगे? जॉन डीवी एडॉप्ट करेंगे। ओके, तो क्या है मेटाफिजिक्स, तो क्या है द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, क्या कहते हैं जॉन डीवी, क्या है कोर आइडियोलॉजी उनके हिसाब से, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जॉन डीवी को आप पढ़ोगे ना तो एक शब्द ज़्यादा आपके कानों में गूंजेगा, वो है एक्सपीरियंस। जॉन डीवी का जो फिलॉसफी है ज़्यादातर किसके ऊपर बेस्ड है? एक्सपीरियंस की ये बात करेगा, एक्सपीरियंस की ये इम्पोर्टेंस की बात करेगा, एक्सपीरियंस गेन करने की बात करेगा। इसीलिए इनका जो एजुकेशन को लेके भी जो फेमस कोट है, एजुकेशन इज़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, पुनर्गठन की ये बात करेंगे, एक्सपीरियंस की ये बात करेंगे, अनुभूति का पुनर्गठन ही शिक्षा, ये कहना है किसका? ये कहना है जॉन डीवी का। इसीलिए इनका जो एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट है ना, पहले आइडियलिज्म की तरफ झुका हुआ था, साइकोलॉजी की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि ये हीगेल को पढ़ रहे थे। लेकिन बाद में जब इन्होंने डार्विन को पढ़ा, बाद में जब इन्होंने विलियम जेम्स को पढ़ा, धीरे धीरे ये सब्जेक्टिविटी की तरफ झुकने लगे, सब्जेक्टिविटी इन साइकोलॉजी की तरफ झुकने लगे। ओके, तो एक्सपीरियंस के बारे में ये क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज very crucial not only as a philosophical context but it is a method for doing philosophy के बारे में ये बताते हैं। बच्चे ज़्यादा तक करके सीखेंगे, ये फिलॉसफी बहुत ही खास बनाता है इनको, क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डूइंग। एजुकेशन में बच्चे खुद करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो ही ज़्यादा सीखेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको ये बहुत ही बुरी मात्रा में लताड़ते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग था, ये क्या कह रहे हैं? ये प्रैग्मेटिक मेथड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये डूइंग मेथड की तरफ जा रहे हैं, ये एक्टिविटी मेथड की तरफ जा रहे हैं। बच्चे करके सीखेंगे, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा गेन करेंगे उतना ज़्यादा ये आगे बढ़ेंगे, ये कहना है जॉन डीवी का।
तो इसीलिए जॉन डीवी क्या कहते हैं, फिलॉसफी की कैसे स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स आइडिया से, फिर सिंबॉलिक से, फिर कल्चरल फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस से, एंड देन इट आर्टिकुलेट फर्दर इमोशंस फ्रॉम देम। धीरे 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 ये कहाँ पर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आइडिया से होके धीरे 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 डूइंग की तरफ आ रहा है। जब तक हम फिलॉसफी को डूइंग में नहीं लाएंगे तब तक फिलॉसफी ज़्यादा इम्प्रूव हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट को बता रहा है, ये एक्सपीरियंस को बता रहा है। ओके, फिर डीबी बताते हैं एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए क्या करना है, एनगेज विद द एनवायरनमेंट। जितना बच्चे ज़्यादा एनगेज्ड होंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। जितना ज़्यादा एक्शन बेस्ड लर्निंग होगा उतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस गेन होगा। ओके, तो ये कहना है जॉन डीबी का। बच्चे जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना तो ज़्यादा सीखेंगे ना। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, जितना अनुभूति आपके अंदर होगा उतना ही आप बेहतर कर पाओगे। यू कैन परफॉर्म बेटर इफ़ यू हैव बेटर एक्सपीरियंस, यू हैव हायर एक्सपीरियंस। जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभूति होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो ही आगे चल के बेटर कर पाता है। ओके, तो क्या है रियलिटी, क्या है नेचर ऑफ रियलिटी, ये भी थोड़ा दे लेते हैं। तो जॉन डीवी का रियलिटी क्या है, जॉन डीवी कौन से नेचर ऑफ रियलिटी को मानते हैं। ज़्यादातर आप जॉन डीवी को देखोगे कि जॉन डीवी प्रैग्माटिस्ट है, ये ना आइडियलिस्ट है ना ही नेचुरलिस्ट है। आइडियलिस्ट के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उनको प्रभावित किया है, नेचुरलिज्म का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उनको प्रभावित किया है। हीगेल से वो इंस्पायर हुए हैं, डार्विन से वो इंस्पायर हुए हैं, लेकिन उनके लाइफ को अगर स्टडी करोगे तो कौन सा ज़्यादा प्रभाव मिलेगा, प्रैग्माटिज्म का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। प्रैग्माटिस्ट ही वो है। ओके, बीइंग ए प्रैग्माटिस्ट ही स्टेटेड दैट चेंज इज द ओनली रियलिटी। संसार में चेंज ही सार्वजनीन सत्य है। इसको कहा जाता है डायनामिज्म, डायनेमिक नेचर ऑफ द वर्ल्ड, डायनेमिक नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग इज चेंजिंग। सब कुछ चेंज होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यू कैन नॉट डाइव इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, ये ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस का है। हमने जब प्लाटो को पढ़ा था ये भी पढ़ा था, और जब हमने प्रैग्माटिज्म को भी पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डायनामिज्म, एवरीथिंग इज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है, पल पल चेंज हो रहा है, हर मिनट सब कुछ चेंज हो रहा है। ये चेंज ही सत्य है कहने वाला कौन है, हेराक्लिटस है, और ये आ रहा है प्रैग्माटिज्म में। तो डीबी भी वही कह रहे हैं कि सब कुछ चेंज होने वाला है। इसीलिए जो रटा रटाया कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो कभी भी काम नहीं आ सकता। तो जॉन डीबी क्यों प्रोग्रेसिव करिकुलम की बात करते हैं, जॉन डीबी क्यों प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, दैट इज ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर चेंज हो रहा है। तो चेंज के अकॉर्डिंग एजुकेशन को भी एडॉप्ट होना चाहिए, चेंज के अकॉर्डिंग एजुकेशन को भी चेंज होना चाहिए। एज पर नीड ऑफ द टाइम एजुकेशन हैज टू बी चेंज। ये कहना है किसका, ये कहना है जॉन डीवी का। ओके, आवर एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू आवर कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी कैसे बनता है, रियलिटी बनता है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे। हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यही तो रियलिटी निर्माण करता है। और जो सबसे खास बनाता है ये फिलॉसफी को, ये है रियलिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। रियलिटी अभी बना नहीं है, रियलिटी बन रहा है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है 2021 में, ये क्वेश्चंस आया था, रियलिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। प्रैग्माटिस्ट क्या मानते हैं, कोई बना बनाया रियलिटी है ही नहीं, हम एक्सपीरियंस के आधार पे, हम इंटरेक्शंस के आधार पे रियलिटी मेड करते हैं, रियलिटी प्रोड्यूस करते हैं, रियलिटी बनाते हैं। इसीलिए कोई बना बनाया रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ओके, फिर ये गॉड के बारे में क्या कहते हैं, इज गॉड रियल, इज गॉड एग्जिस्टेड। तो जॉन डीवी, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, जॉन डीवी नेचुरलिज्म को फॉलो करने वाले थे, प्रैग्माटिज्म को फॉलो करने वाले थे। नेचुरलिज्म का मतलब ये डार्विन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, प्रैग्माटिज्म का मतलब ये विलियम जेम्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ये ज़्यादातर रिजेक्ट करेंगे सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को, और ये किस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एम्पायरिकल स्टडी ऑफ द नेचर को ये ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि नेचुरलिज्म ज़्यादा फोकस करता है। ओके, ही डिड नॉट बिलीव इन ट्रेडिशनल एंड थीस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड।
गॉड को एथिस्टिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखते ही नहीं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से देखते ही नहीं। तो जॉन डीबी गॉड को कैसे मानते हैं? जॉन डीबी गॉड को नेचुरलिस्टिक व्यू या फिर पैंथेस्टिक प्रोस्पेक्टिव्स में देखते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं कि गॉड इज जस्ट ए सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ये ज़्यादातर क्या कहेंगे, सिंबल ऑफ यूनिटी के हिसाब से गॉड को देखेंगे। ओके, फिर ये कहेंगे जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ये ज़्यादा बेहतर किससे हम समझ पाएंगे, नेचुरलिस्टिक टर्म से ज़्यादा हम समझ पाएंगे। ये सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करते हैं। सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से कभी भी रिलीजियस एक्सपीरियंस को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये जिस्ट क्या है, जिस्ट है गॉड को ये रिजेक्ट करते हैं। तो क्या डीबी सोल को एक्सेप्ट करते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल एज पर डीबी? डीबी के हिसाब से डीबी का जो सोल का कॉन्सेप्ट है ना, ये नेचुरलिज्म बेस्ड है या फिर प्रैग्मेटिज्म बेस्ड है। ये इनका जो इमोर्टालिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इमोर्टालिटी या फिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का कॉन्सेप्ट है, ये जो इटर्निटी का कॉन्सेप्ट है इसको रिजेक्ट करते हैं। दे रिजेक्ट द इटर्निटी ऑफ द सोल। ओके, ये कहेंगे ये सोल किससे बना है, बॉडी से बना है, बॉडी से बनता है, बॉडी में कुछ चेंजेस हो गया इसीलिए यहाँ पर ये सोल डेवलप हो रहा है। सोल इज नथिंग बट द लिविंग फोर्स, लिविंग फोर्स ये बॉडी का ही एक पार्ट है। ये कहेंगे कौन, ये कहेंगे जॉन डीबी। ओके, इंस्टीड ही व्यू द सेल्फ और कॉन्शियसनेस एज ए इमर्जेंट प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहेंगे, ये कॉन्शियसनेस को एक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से न देख के क्या कहेंगे, ये फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ओके, तो कॉन्शियसनेस कहाँ से निर्माण हो रहा है, ये मेटाफिजिकल बिल्कुल ही नहीं है, ये फिजिकल है, ऐसे कहना है जॉन डीबी का। प्रैग्मेटिस्ट वाले सारे के सारे यही कहते हैं। ओके, तो वर्ल्ड के बारे में ये क्या कहते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड एज पर जॉन डीबी? जॉन डीबी बिलीव्स दैट ओनली दिस वर्ल्ड इज रियल, देयर इज नो अदर वर्ल्ड देन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड को छोड़ के कोई सुपर नेचुरल वर्ल्ड है ही नहीं, कोई स्वर्ग वगैरह ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई नर्क वगैरह है ही नहीं। देयर इज नो अदर सुपर नेचुरल वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है ये ही रियल है और ये एवर चेंजिंग है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ये बता रहा है डायनामिज्म ऑफ दिस वर्ल्ड, डायनामिक नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग इज चेंजिंग। फिर नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है वो भी थोड़ा जान लेते हो। तो जॉन डीबी कहते हैं नॉलेज इज नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक है ही नहीं। ओके, ये इवॉल्व्स होता है व्हेन इंडिविजुअल एंगेज इन ऑनगोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। तो जितना जितना आप लर्निंग में लगोगे, जितना जितना आप लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना उतना नॉलेज नया नया इन्वॉल्व होगा। वी आर द क्रिएटर ऑफ नॉलेज, वी आर द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। ओके, डीबी क्या कहते हैं, नॉलेज इज ए डायनामिक प्रोसेस, ये स्टैटिक है ही नहीं। इन कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर नॉलेज। इट इज ए डायनामिक प्रोसेस, इट इज नेवर बी फिक्स, नेवर बी स्टैटिक। ओके, इनके जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ये भी क्वेश्चंस आया है, ये भी क्वेश्चंस आया है। जॉन डीबी क्या है, जॉन डीबी को कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बताते हैं नॉलेज और ट्रूथ आर द टूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ज्ञान भी तो एक टूल है, तो यही तो टूल है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके द्वारा हम लाइफ को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके द्वारा ही हम एक बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए इनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाता है। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ओके, तो नॉलेज कभी भी फिक्स नहीं है, इन कोर्स ऑफ टाइम ये रिवाइज्ड होता रहेगा, ये एडेप्ट होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहेगा। आज जो हम रियलिटी मान रहे हैं, जिस नॉलेज को हम ट्रू मान रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद, 30 साल बाद ये नॉलेज चेंज हो जाए, क्योंकि एज पर नीड ऑफ द टाइम एवरीथिंग शुड बी चेंज। सब कुछ बदलने वाला है, जिसको आप राइट कह रहे हो। आप ऐसे देखो कि जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड क्या था, ओरल मेथड था, उसको ही वो राइट मानते थे। गुरु बहुत ही पढ़ा हुआ है, गुरु के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो ओरल ट्रेडिशन था, अभी अगर आप मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि ओरल ट्रेडिशन सबसे वर्स्ट माना जा रहा है, ओरल ट्रेडिशन को सबसे वीकेस्ट माना जा रहा है। बच्चे करके सीखेंगे, बच्चे
एक्टिविटी के द्वारा सीखेंगे, बच्चे क्या करेंगे, प्रैग्मेटिक वे में ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। ये साइंस भी प्रूव करता है, ये अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो क्या है, ये सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, ये चेंज के बारे में बता रहा है, ये प्रोग्रेसिव के बारे में बता रहा है। ओके, तो यही तो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म। जब हम एजुकेशन को या फिर नॉलेज को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू द इंक्वायरी ऑफ द प्रोसेस, इन ऑर्डर टू द बेटरमेंट ऑफ द प्रोसेस, इन ऑर्डर टू ए बेटर रिजल्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ओके, फिर देखेंगे नॉलेज को डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से डीवी ने क्या कहा है। ओके, डीवी बिलीव दैट चेंज एंड एडॉप्टेशन आर द नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, इसीलिए नॉलेज को भी क्या होना है, नॉलेज को भी चेंज होना है, क्योंकि जो दुनिया को हम देख रहे हैं, दुनिया भी चेंज हो रहा है, तो नॉलेज भी तो चेंज होगा ही होगा। तो डार्विन का कॉन्सेप्ट क्या है, डार्विन का कॉन्सेप्ट है the world is changing, it is the dynamic nature of the world, it is not fixed, it is not static, it is always changing। तो चेंजिंग वर्ल्ड में कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि नॉलेज परमानेंट होगा, नॉलेज भी तो चेंज होगा ही होगा। नॉलेज चेंज होगा तो हम किस आधार पे नॉलेज को वेरीफाई करेंगे, तो कौन सा वो मेथड होगा जिससे हम वेरीफाई कर पाएंगे, वो होगा लॉजिक। लॉजिक इज द ग्रेटेस्ट टूल टू चेक द चेंजिंग नेचर ऑफ द नॉलेज। ओके, फिर ये प्रोसेस के बारे में बताते हैं, कौन सा प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में ये बताते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही सबसे बड़ा प्रोसेस है नॉलेज को चेक करने के लिए या फिर एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। ओके, जो डीबी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ये ज़्यादातर 5 स्टेप्स के आधार पे ये एक्सप्लेन करते हैं। पहले आइडेंटिफाई का मतलब हो गया कौन सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरा जो है, प्रॉब्लम को हम एनालाइज करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे क्या है रियल में प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेंटेटिव सॉल्यूशन हम क्रिएट करेंगे जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर उस सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो लास्ट में इसको इवैल्यूएट करेंगे वेदर इट इज़ इफेक्टिव और इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर आप एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना बच्चों, तो पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड करो, पहले आप मानो कि ये प्रॉब्लम मेरा वीक है, ये यूनिट मेरा वीक है, उसको क्लैरिफाई करो, एनालाइज करो क्यों वीक है भाई, क्यों, मैंने तो बीए में पढ़ा है, 3 ईयर्स पढ़ा है, मैंने फिर एमए में 2 ईयर पढ़ा है, 5 ईयर एजुकेशन को पढ़ने के बाद क्यों प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा सब यूनिट मेरा कमज़ोर है, उसको एनालाइज करो। आप देखोगे कि मैंने नोट क्रिएट नहीं किया था, या फिर मैंने ऐसे नहीं पढ़ा था, मैंने वैसे नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ते समय क्लैरिटी मेरे दिमाग में नहीं आया था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम को आप जानोगे, फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे कि मेरा ये बुक्स पढ़ना है, मेरा ये क्लास अटेंड करना है, मेरा यूट्यूब का ये क्लास अटेंड करना है, या फिर ये इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है, सो दैट मेरे जो डाउट्स वगैरह है ये सारे के सारे क्लियर हो जाए। फिर उसको आप टेस्ट करोगे, यूट्यूब में देखना है तो यूट्यूब में देखो, बुक्स पढ़ना है तो बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन अपने अंदर जो प्रॉब्लम है, अपने अंदर जो कमियां है उसको भाई दूर करो। लास्ट में इवैल्यूएट करो कि किसका इफेक्टिव क्लासेस है, बुक्स का इफेक्टिव क्लासेस है, यूट्यूब का इफेक्टिव क्लासेस है, किसका इफेक्टिव क्लासेस है। बहुत सारे यूट्यूबर को भी देखो आप, किसका इफेक्टिव है, जिसका इफेक्टिव है, जिसका ज़्यादा आपको बेहतर लगता है समझने में, उसको आप ज़्यादा पढ़ो, उसको आप ज़्यादा देखो, वॉच करो उसको, तो आपका डाउट वगैरह अच्छे से क्लियर होगा। यही तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फिर आ गया एक्सियोलॉजिकल एस्पेक्ट, क्या कहते हैं मूल्य मीमांसा। ओके, तो जॉन डीवी डिड नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यू और इन एनी फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यू के ऊपर ये विश्वास करते ही नहीं, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर ये विश्वास करते ही नहीं, क्योंकि ये मानते हैं दुनिया डायनामिक है, यानी कि चेंजिंग है, और चेंजिंग दुनिया में वैल्यू कैसे फिक्स्ड हो सकता है, वैल्यू भी चेंज होगा। वैल्यू चेंजेस एज पर नीड ऑफ द इंडिविजुअल, एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के आधार पे, इंडिविजुअल के आधार पे वैल्यू चेंज होगा। जो वैल्यू आपके लिए कारगर है, जो वैल्यू आपके लिए सत्य है, क्या वो वैल्यू दूसरे के लिए भी कारगर होगा, दूसरे के लिए भी सत्य होगा? नहीं होगा भाई। सभी का लाइफ का सिचुएशन अलग अलग है, सभी का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग है। कोई झूठ के सहारे वो क्या कर रहा है, लाइफ को निर्वाह कर रहा है, लाइफ अच्छा चल रहा है, अगर वो सच बोल दे तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए वो झूठ उसके लिए सत्य है, लेकिन आपके लिए, आप सच बोल रहे हो, आप सच के राह में चल रहे हो, सच आपके लिए सच्चाई है। इसीलिए
ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैल्यू इज सब्जेक्टिव एज पर इंडिविजुअल वैल्यू कैन बी चेंज्ड। ओके, ही बिलीव इन चेंजेबल ट्रूथ, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, चेंजेबल ट्रूथ, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नथिंग इज परमानेंट ट्रूथ। परमानेंट ट्रूथ कुछ भी नहीं है। जो ट्रूथ हम अभी समझ रहे हैं ये परमानेंट है, वो टाइम के चलते चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसे समझो कि हम क्या कहते थे, हम पहले जो कॉन्सेप्ट था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है, पृथ्वी स्थिर है, अर्थ ही स्थिर है और बाकी सारा दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। बहुत साल तक ये ट्रूथ माना गया, लेकिन जब कोपरनिकस आया, कोपरनिकस ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही सूरज के चारों तरफ घूर रहा है। ओके, पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य स्थिर है। ये कॉन्सेप्ट को हमने बहुत सालों तक लिया। अभी मॉडर्न फिलोसॉफी क्या कह रहा है, मॉडर्न साइंस कह रहा है सूरज भी स्थिर नहीं है, सूरज भी खुद का चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम ट्रूथ इज चेंजिंग। चेंज होगा भाई, चेंज होगा, क्योंकि डायनामिक वर्ल्ड है। नॉलेज भी तो अपडेट होगा, नॉलेज भी तो चेंज होगा। अभी हमारे जो विजन है, अभी हमारी जो आइडियोलॉजी है, अभी हमारे जो सीमित क्षमताएं हैं, उसी के आधार पे हम ट्रूथ को देख रहे हैं। तो ट्रूथ परमानेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि जब एनलार्ज होगा हमारा थिंकिंग, जब हमारा नॉलेज एक्सपांड होगा, तो ट्रूथ को हम वेरीफाई करेंगे, तो लगेगा कि ये भाई इम्प्रूव होना चाहिए, भाई चेंज होना चाहिए। ट्रूथ हमेशा चेंज होगा। ओके, ही डिड नॉट गिव एनी प्लेस टू फेथ के ऊपर कोई भी भरोसा वो देते ही नहीं थे। वो क्या कहेंगे, दैट शुड बी वेरीफाई होना चाहिए इन टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट के आधार पे। तो एजुकेशन के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जॉन डीबी का एजुकेशन क्या है, एजुकेशन के बारे में जॉन डीबी कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये बहुत ही फेमस कोट है, इसको अच्छे से याद कर लो बच्चों, क्योंकि यह क्वेश्चंस बहुत बार आया है। आप देख लो कि नेट एग्जाम हो गया, या फिर सेट एग्जाम हो गया, या फिर टीचिंग्स एग्जाम हो गया, बहुत ही फेमस कोट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हम क्या करते हैं एक्सपीरियंस में, ज़्यादातर 3 काम ही करते हैं, या तो नया ऐड कर रहे हैं, या तो जो कुछ है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, या तो जो कुछ है उसको पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। आइदर ऐड और मॉडिफाई और चेंज, ये तीनों काम होता है। तो ये कहना है जॉन डीबी का, यानी कि एक्सपीरियंस की हम पुनर्गठन कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर जीबी क्या कहते हैं, डीबी कहते हैं एजुकेशन इज द process of development of those capacity of the individual which enable him to control his environment and fulfill all his possibilities। बच्चे के जो कैपेसिटी को डेवलप करेगा वो है एजुकेशन। बच्चों के अंदर जो पोटेंशियलिटीज़ है उसको डेवलप करने का काम कौन करेगा, वो एजुकेशन करेगा। ओके, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। ये बहुत ही बड़ा कोट है, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ। ये एक्टिव प्रोसेस है भाई, ये स्टैटिक प्रोसेस है ही नहीं। इसको आप एक्टिव होके ही सीख सकते हो, एक्टिव होके ही प्राप्त कर सकते हो। ये भी बहुत ही फेमस कोट है इन टर्म ऑफ डीबी, इन टर्म ऑफ एजुकेशन। ओके, ये भी ओईएस में क्वेश्चंस आया है। ये क्या कह रहे हैं, एजुकेशन हैज सच नो एम। एजुकेशन का कोई एम नहीं होता, क्योंकि एम किसका होता है, एम व्यक्तियों का होता है, पर्सन्स का होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एम होता है, मुझे ये करना है। लेकिन एजुकेशन का एम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो भाई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आइडिया का कैसे एम होगा भाई। ये तो जीवंत है, इसको अनुभव करना है आपको, इसको अनुभव करना है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसको महसूस करना है। ये कोई कॉन्क्रीट चीज़ है ही नहीं, ये कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसको आपको अनुभव करना है, इसीलिए इसका कोई एम है ही नहीं। ओके, तो एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन का लक्ष्य। डीबी बताते हैं कि डीबी क्या बताते हैं, डीबी डिड नॉट एक्सेप्ट दैट एजुकेशन एज द मीन्स और एंड्स बट इट इज़ लाइफ। ये आरंभ नहीं है, या फिर कोई शेष नहीं है, कोई समाप्ति नहीं है, कोई माइलस्टोन है ही नहीं, ये लाइफ है, ये प्रोसेस है भाई। ये प्रोसेस को आप इंजॉय करो, ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है, ये कहना है जॉन डीबी का। इट इज़ टू रिकॉन्स्ट्रक्ट एक्सपीरियंस। एजुकेशन का एम है बच्चों के अंदर एक्सपीरियंस को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना, सो दैट दे कैन एडजस्ट विद द एनवायरमेंट के साथ, सोसाइटी
के साथ ये बेटर एडजस्ट हो पाए। यही तो है भाई एजुकेशन। एजुकेशन का काम है टू डेवलप सोशल स्किल्स। तो क्या कह रहे हैं जॉन डीवी? जॉन डीवी कह रहे हैं एजुकेशन के द्वारा हम सोशल स्किल को डेवलप करेंगे। इनका जो बुक है सोसाइटी एंड एजुकेशन या फिर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, वहाँ पर सोशल स्किल के ऊपर ज़्यादा ये फोकस करते हैं। एजुकेशन के द्वारा हम सोसाइटी को ज़्यादातर रिफॉर्म कर सकते हैं या फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, और एजुकेशन के द्वारा ही हम इनको डेमोक्रेटिक लाइफ की तरफ रुझाव कर सकते हैं या फिर ट्रेन कर सकते हैं। वी कैन ट्रेन देम फॉर ए डेमोक्रेटिक लाइफ। ओके, टू डेवलप द चाइल्ड एज पर देयर नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, इट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। तो फिर हो गया कोरिकुलम। कोरिकुलम के बारे में जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी बताते हैं कि प्रोग्रेसिव कोरिकुलम होना चाहिए फॉर दिस डायनामिक वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया चेंज हो रहा है। एज पर चेंज ऑफ दिस वर्ल्ड, बाय सीइंग दिस चेंजिंग नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, वी कैन एडॉप्ट, वी कैन चेंज द कोरिकुलम एज पर नीड, एज पर टाइम। ओके, समय के अनुसार हमको कोरिकुलम को एडॉप्ट करना है, कोरिकुलम को चेंज करना है, कोरिकुलम को एडजस्ट करना है। इसीलिए इनका कोरिकुलम को कहा जाता है प्रोग्रेसिव कोरिकुलम। ये भी क्वेश्चंस आया है, प्रोग्रेसिव कोरिकुलम के फादर कौन है? ये है जॉन डीवी। और इनका जो कोरिकुलम है ज़्यादातर 5 चीज़ों के बारे में ये ज़्यादातर बातें करता है। तो जॉन डीवी क्या कहते हैं? यूटिलिटी इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ एवरी कोरिकुलम, क्योंकि जब तक यूटिलिटी नहीं होगा, जो हम पढ़ रहे हैं लाइफ में क्या काम में आएगा नहीं पता है भाई, वैसा सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं आएगा। इसीलिए जॉन डीवी क्या कहते हैं? जो लाइफ में काम में आए, जो लेसन्स लाइफ को बेटर बनाए, लाइफ को और बेहतर बनाए, ऐसे सब्जेक्ट को कोरिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। इसीलिए ये यूटिलिटी की बात करता है। फिर एक्सपीरियंस की ये बात करता है। एक्सपीरियंस का मतलब हो गया जो बच्चे की लाइफ में ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे, जैसे कि लाइफ को वो बेटर वे में देख पाए, बेटर वे में महसूस कर पाए, ऐसे एक्सपीरियंस को कोरिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोरिकुलम में बच्चों के एक्सपीरियंस को भी बढ़ाने की स्कोप हो, या फिर बच्चों के जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्लूड करने की भी कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस को अगर हम चैनलाइज करेंगे, उनको एक्सपीरियंस को एज ए टूल के हिसाब से हम व्यवहार करेंगे, तो ज़्यादा बच्चे फन लर्निंग करेंगे, ज़्यादा बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे। यही है कोरिकुलर एस्पेक्ट। ओके, फिर ये इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन इन द टर्म, ये सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके देने को कहेंगे। ये सेपरेशन की बात नहीं करते, ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन के बारे में ये और एक बात कहेंगे कि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर एजुकेशन एक्टिव प्रोसेस है तो क्या करना है? एजुकेशन को लाइफ में इंक्लूड करना है, लाइफ से इंटीग्रेट करना है। जितना जितना हम लेसन्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमको पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोरिकुलम में जो लेसन्स है, लेसन्स बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा तो ये जॉयफुल लर्निंग होगा। बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे पढ़ाई को, एजुकेशन को। ओके, फिर हो गया एक्टिविटी बेस्ड। कोरिकुलम एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। बच्चे जो करते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। ओके, फिर डीवी का जो कोरिकुलम है ज़्यादातर 4 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपीरियंशियल एंड क्लोज टू लाइफ। यूटिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं? हम सिलेबस को भी चेंज कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ कुछ नए चीज़ें एडॉप्ट कर रहे हैं इन कोर्स ऑफ टाइम, इन कोर्स ऑफ डिमांड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के डिमांड के आधार पे, इंडिविजुअल के डिमांड के आधार पे हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये रिजिडिटी को रिजेक्ट करता है। कोई रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, कोई स्टैटिक नेचर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ओके, फिर हो गया कोरिकुलम एक्सपीरियंस को गेन करने वाला होना चाहिए। उसमें ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस कैसे बच्चे गेन करेंगे वो होना चाहिए, इसीलिए ये एक्सपीरियंशियल है। और ये क्लोज टू लाइफ होना चाहिए, लाइफ से रिलेट होना चाहिए। भाई जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ में रिलेट होना चाहिए, एनवायरनमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, समाज के साथ रिलेट होना चाहिए, तभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी बच्चे वहाँ पर एंगेज हो पाएंगे। तो क्या है मेथड ऑफ टीचिंग एज पर जॉन डीवी? जॉन डीवी के एक बुक है हाउ वी थिंक
एंड इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन। ये बुक में हम इनके मेथड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम चिंता करते हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा एफर्ट्स क्या होना चाहिए एजुकेशन में, इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही विस्तार के रूप में बताया गया है। ओके, ये बताते हैं बच्चे ज़्यादातर एक्टिविटी मेथड से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ करके ज़्यादा सीखते हैं, एक्टिविटी करके ये ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए इनको एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो इनको काम देना पड़ेगा, इनको कार्य विधि द्वारा, एक्टिविटी विधि द्वारा ही सिखाना पड़ेगा। ये बताते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही ये ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। प्रोजेक्ट मेथड जो है, किलपैट्रिक का जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। फिर लास्ट में हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये मेथड भी क्वेश्चंस आए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर प्रोजेक्ट मेथड, ये सारे भी आ चुके हैं, इसको भी अब अच्छे से ध्यान से याद रखो। ओके, तो डिसिप्लिन के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं? जॉन डीबी वाज अगेंस्ट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के ये अगेंस्ट थे। ये क्या एडवोकेट करते हैं? ये फ्री डिसिप्लिन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, सोशल डिसिप्लिन की बात करते हैं। डीबी क्या बताते हैं? डीबी बताते हैं कि डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए भाई? क्योंकि हमको सिविलाइज्ड सोसाइटी क्रिएट करना है, क्योंकि हमको इंडिविजुअल के लाइफ में सोशलाइजेशन को बेटर करना है, ताकि वो आगे चल के सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर हो जाए, एक बेटर सिटीजन हो जाए। इसीलिए हम उसके लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सोशल वेलफेयर में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, सोसाइटी को बेटर कर पाए। इसीलिए डीबी क्या कहते हैं, अगर आपको बच्चों में डिसिप्लिन लाना है ना, तो आप बच्चों के अंदर क्या करो, सोसाइटी के प्रति लव क्रिएट करो, सोसाइटी के प्रति लॉयल्टी क्रिएट करो, ये अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, ये अपने आप सोशल वेलफेयर में एंगेज हो ही जाएंगे। ओके, तो टीचर के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं? टीचर के बारे में, टीचर को ये कहते हैं सोशल वर्कर है, समाज को निर्माण करने वाला। ये बहुत ही फेमस कोट है, ये आप अच्छे से याद करो, सिर्फ डीबी ही ये कहते हैं। ओके, सोशल वर्कर भाई, तो टीचर क्या है? सोशल वर्कर है, समाज को सुधार करने वाला, समाज को चेंज करने वाला, समाज को मोल्ड करने वाला, समाज को दिशा देने वाला, समाज के लिए कार्य करने वाला सोशल वर्कर है। ओके, फिर ये कहते हैं क्या? टीचिंग को एक प्रोसेस है, टीचिंग को ये कंपेयर करते हैं सेलिंग कमोडिटीज़ के साथ। जैसे सेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक बंदा रहता है सेल करता है, एक बंदा रहता है बाय करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लर्नर कुछ लेने के लिए आया है, टीचर कुछ देने के लिए आया है। टीचर बच्चे को प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर डायरेक्ट करेगा, तो लर्नर वो एक्सपीरियंस को ले पाएगा, वो एक्सपीरियंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, वो एक्सपीरियंस को गेन कर पाएगा। ओके, according to John Dewey, the function of a teacher is to create such an environment that the child became able to find solution of their problem. ओके, तो ये सोशल इफिकेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना जितना बेटर आप एनवायरनमेंट बच्चों को दोगे, उस एनवायरनमेंट से बच्चे क्या करेंगे, अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। क्योंकि जॉन डीबी जो कहते हैं ना, जॉन डीबी कहते हैं स्कूल क्या है? स्कूल इज वन टाइप ऑफ लेबोरेटरी है, जहाँ पर सोशल एक्सपेरिमेंट होता है। सोशल एक्सपेरिमेंट, बेटर सोसाइटी का निर्माण कहाँ होगा भाई? स्कूल में होगा। स्कूल में बच्चों को आप जिस तरीके से, जिस लहजे से सिखाओगे ना, उस लहजा ही वो लेके जाएगा समाज की तरफ। अगर आप प्रेम की भाषा सिखा रहे हो तो उस भाषा को वो लेके इम्प्लीमेंट करेगा, कहाँ पर? समाज में करेगा। अगर आप नफ़रत की भाषा सिखा रहे हो तो उस नफ़रत को वो लेके कहाँ जाएगा? समाज में जाएगा। फिर स्टूडेंट के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं? जॉन डीबी रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल डिफरेंस को ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसको रेस्पेक्ट देते हैं। ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यानी कि सभी को मौका देना चाहिए, सभी को मौका देना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनइक्वालिटीज़, एवरी वन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। ये क्या है? ये है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ओके, और ये कहते हैं एजुकेशन कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड शुड बी द फोकस ऑफ एवरी एजुकेशन।
फिर स्कूल के बारे में जॉन डीबी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। ये कोई मेंटल प्रोसेस है ही नहीं, ये सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन के द्वारा हम समाज की निर्माण करते हैं, समाज को चेंज करते हैं, समाज को मॉडिफाई करते हैं, समाज को एक बेहतर दिशा देते हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना, स्कूल इज द लेबोरेटरी वेल सोशल एक्सपेरिमेंट आर डन। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है। ये वो लेबोरेटरी है जहाँ पर हम शिक्षाएं लेते हैं ताकि हमें बेटर सोसाइटी का निर्माण कर सके। ओके, ये कोड भी बहुत ही फेमस है, स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। मिनिएचर है भाई, मिनिएचर क्या, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब हो गया सोसाइटी में जो कुछ होता है वो स्कूल में भी हो रहा है। इट जस्ट आप ऐसे सोचो कि ये एक क्षुद्र समाज है, क्योंकि आप देखो सोसाइटी में जो कुछ भी है स्कूल में वही कुछ है। सोसाइटी में पुरुष और महिलाएं हैं, यहाँ पर भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है। सोसाइटी में क्लासेस है, क्लासेस इन टर्म्स ऑफ हो गया इकोनॉमिकल क्लासेस है या फिर रिलीजियस क्लासेस है, इन टर्म्स ऑफ कास्ट क्लासेस है। यहाँ पर भी तो क्लासेस है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन है, कुछ मान्यताएं हैं जो कि सोशल ऑर्डर क्रिएट करता है। स्कूल में तो बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसके चलते वहाँ पर भी एक ऑर्डरली लाइफ है। यहाँ पर भी आप स्कूल में भी देखो, अब सोसाइटी में भी देखो, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। सोसाइटल एस्पेक्ट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस है। स्कूल में भी बहुत सारे सेलिब्रेशंस, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि गणेश पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होता है। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शंस है सोसाइटी का। फिर कहते हैं स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया है। स्कूल क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि समाज को ये निर्माण करेगा, समाज को ये मोल्ड करेगा, समाज को ये चेंज करेगा। तो आप ऐसे सोचो कि एक क्लास को आप एक बेटर नेचर दे रहे हो, एक बेटर वे ऑफ सीइंग दे रहे हो समाज को, तो ये समाज को बेटर नजरिए से देखेंगे। या फिर अगर आप उनको मैनिपुलेट कर देते हो समाज को एक वर्स दृष्टि से देखने के लिए, तो ये सारे के सारे वर्स दृष्टि से देखेंगे ही भाई। इसीलिए ये क्या है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये डिपेंड कर रहा है टीचर के ऊपर, ये कैसा दिशा देना है ये टीचर के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। ओके, इसके चलते साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है, आप शायद नेट में सर्च करके देख सकते हो, मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट है। मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट, मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट क्या है, मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही भयानक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो रिवील उस टाइम नहीं हुआ जिस टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ, बहुत सालों के बाद रिवील हुआ। इन्होंने दो ग्रुप, एक बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, ये कुछ बच्चों को लेके दो ग्रुप क्रिएट कर दिया। एक ग्रुप था और दूसरा ग्रुप। एक ग्रुप को उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे अच्छे बातें कही, अच्छे अच्छे व्यू ऑफ थिंकिंग दिया, व्यू ऑफ थॉट्स दिया, प्रेज किया, प्रशंसा किया, बहुत सारे मीठी मीठी बातें की। लेकिन एक ग्रुप थे, उनको बहुत सारा पनिशमेंट दिया, बहुत सारा कोर्स दिया, बहुत सारा बैड वर्ड्स कहे, बहुत सारा पूरी तरीके से उनको डिमोरलाइज्ड किया। ओके, तो ये बाद में लाइफ में क्या बने, ये हो गया मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट। ये जो बच्चे ग्रुप 1 में थे जिनको प्रशंसा दिया गया था, उनको एक बेटर चैनलाइज किया गया था, ये लाइफ के प्रोडक्टिव मेंबर बने, सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बने। ये कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया, सोसाइटी का निर्माण करने वाला बन गया। लेकिन ये वाले जो थे ना, ये नाजी ग्रुप में ऐड हो गए। लोगों को मारने में इनको मज़ा आया, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने में मज़ा आया। तो आप सोचो कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इसीलिए टीचर के हाथ में सब कुछ रहता है कि टीचर ये ग्रुप क्रिएट करे या ये ग्रुप क्रिएट करे। आप जैसे बनाओगे बच्चों को, बच्चे वैसे ही बनेंगे। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ए टीचर टू क्रिएट अ बेटर अ प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। ओके, इसीलिए स्कूल क्या हो गया, स्कूल हो गया सोशल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो जॉन डीबी का क्या है कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के फील्ड में, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। जॉन डीबी है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो करने वाले, ही इज़ द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्योंकि इन कोर्स ऑफ टाइम एजुकेशन को भी चेंज होना ही होना है। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में डीबी क्या कहते हैं, 3 बातें ज़्यादातर कहते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की ये बात कहते हैं। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, फिर ये कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन ही तो लाइफ है। फिर ये कहते हैं एजुकेशन का कोई एम नहीं रहता, क्योंकि एम तो
तो मनुष्यों का रहता है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ओके, फिर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के बारे में ये कहते हैं, इसीलिए इनका जो बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये भी बहुत ही फेमस बुक है। फिर ये सोशल डिसिप्लिन की बात करेंगे, सोसाइटी को ऐसे बेटर बना दो कि बच्चे अपने आप डिसिप्लिन में आ जाए, डिसिप्लिन सिखाना ही ना पड़े। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बताएंगे, फादर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉन डीबी है। फिर प्रोजेक्ट मेथड के बारे में ये बताएंगे, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किल पैट्रिक, जो कि जॉन डीबी के प्यूपिल है, जॉन डीबी के शिष्य है। ओके, इनके बुक भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं। ज़्यादातर कौन से क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या फिर द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये क्वेश्चंस आते हैं। इनके ये और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसको भी अच्छे से आप याद रख लो। ओके, इनका जो पहला बुक था ना, ये साइकोलॉजी के नाम पे एक बुक पहला इन्होंने पब्लिश किया था, फिर बाद में अलग अलग बुक पब्लिश किए। माई पेडालॉजिकल क्रीड ये भी क्वेश्चंस में आता है। ओके, द चाइल्ड एंड द करिकुलम रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसफी, ये है सबसे फेमस बुक, लेकिन सबसे फेमस है द स्कूल एंड द सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आया है। ओके, तो लास्ट में हम देख लेते हैं बहुत सारे फेमस कोट जो कि डीबी ने दिया है। ये कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। ओके, ये प्रिपरेशन नहीं है, ये खुद लाइफ है। एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, फिर नेक्स्ट कोट क्या है, एजुकेशन एज सच नो एम। ओके, एजुकेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एम किसका रहता है, व्यक्तियों का एम रहता है, लेकिन एजुकेशन तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का कोई एम रहता ही नहीं है। ये भी बहुत ही फेमस कोड है, स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये मिनिएचर है सोसाइटी का मिनिएचर। फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ऑल एजुकेशन प्रोसीड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस, जितना बच्चे ज़्यादा सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ज़्यादा एजुकेशन बेटर होगा या फिर सोसाइटी बेटर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट कोट हो गया, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटी। एजुकेशन क्या करेगा, बच्चों के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है, कैपेसिटीज़ है, उसको डेवलप करने की काम करेगा। ओके, टू फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटीज़ उसके अंदर छुपी हुई है उसको वो निकालने का काम करेगा। लाइफ इज बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एजुकेशन इज बोर्न आउट ऑफ दीज एक्टिविटीज, ये भी बहुत ही फेमस कोट है। ओके, लाइफ क्या है भाई, लाइफ एक्टिविटी का तो समूह है और उस एक्टिविटी के द्वारा ही बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। एजुकेशन किससे निर्माण होगा, एक्टिविटी के द्वारा निर्माण होगा, क्योंकि एक्टिविटी एक्सपीरियंस को जन्म देगा और एक्सपीरियंस का पुनर्गठन ही तो शिक्षा है ना। एजुकेशन इज बाय एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी बहुत ही फेमस कोट है भाई। ये डेमोक्रेसी जैसे कहते हैं ना, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल, ये एजुकेशन के बारे में ऐसे कहते हैं, एजुकेशन बाय एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन एक्सपीरियंस के द्वारा ही आएगा, एक्सपीरियंस के लिए आएगा और एक्सपीरियंस का ही आएगा। ओके, तो ये हो गया जॉन डीबी, और जॉन डीबी का कुछ क्रिटिसिज्म भी है। इन्होंने एम ऑफ एजुकेशन को रिजेक्ट किया है, इनका जो फिलॉसफी है एम ऑफ एजुकेशन को मानता ही नहीं है। एजुकेशन हैज सच नो एम ये कहते हैं, लेकिन एम तो होना ही चाहिए, एम होगा तो हम दिशा दे पाएंगे। ओके, ये इटर्नल वैल्यू को, ट्रूथ को नेगलेक्ट करते हैं, परमानेंस ट्रूथ को ये नेगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्रिटिसिज्म है। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को भी नेगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ये भी क्रिटिसिज्म है। ये ज़्यादातर किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रेजेंट को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं और फ्यूचर को ये नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर को देख के ही तो प्रेजेंट को सेटअप करेंगे ना। और सबसे बड़ा लिमिटेशन है लर्निंग बाय डूइंग, सभी चीज़ों को आप डूइंग के द्वारा लर्न कर ही नहीं सकते, लर्न कर ही नहीं सकते, ये लिमिटेशन है भाई। लर्निंग बाय डूइंग मेथड बहुत ही लिमिटेड है। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज़ का, कुछ फेमस एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चंस में आया है या फिर क्वेश्चंस में आने वाला है। लेकिन हम जो यूनिट के लास्ट में आएंगे ना, ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम के पास में हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में 500 से 1000 क्वेश्चंस पर यूनिट लाइव क्लासेस के जरिए हम डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव्स में आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। एज लॉन्ग एज पॉसिबल नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है भाई, एज लॉन्ग एज पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रेन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ, नॉट रिक्वायर्ड बता रहा है, स्कूल तो एसेंशियल है भाई, ये नहीं होगा।
एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये होगा ओके, रिफ्लेक्ट करेगा सोशल की और नेचुरल वर्ल्ड की। लाइफ इज ए ट्रू एजुकेटर, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा III ओके। जॉन डीबी वाच, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। जॉन डीबी क्या है भाई? प्रैग्माटिस्ट है, प्रैग्माटिस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो ओके। Which of the following is not the philosophy of DB? DB का कौन सा फिलोसॉफी नहीं है? एक्सपीरियंस की बात तो ये करते हैं, थॉट एंड रिएक्शन, थॉट एंड एक्शन की ये बात करते हैं, लेकिन ट्रूथ इज यूटिलिटी, यूटिलिटी की तो बात करते हैं, लेकिन ट्रूथ ही यूटिलिटी है ये नहीं है। ये तो चेंजिंग ट्रूथ की बात करते हैं, ये तो डायनामिक नेचर ऑफ ट्रूथ की बात करते हैं। ये यूटिलिटी इज ट्रूथ होता तो शायद ये राइट होता, यूटिलिटी इज ट्रूथ, लेकिन इसने क्या दे दिया है? ट्रूथ इज यूटिलिटी दे दिया है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा ओके। फिर हो गया अकॉर्डिंग टू डीबी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? करिकुलम कंस्ट्रक्शन का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? 4 एस्पेक्ट हमने देखा था, यूटिलिटी होता है, क्लोज टू लाइफ होता है, एक्सपीरियंशियल होता है, लेकिन स्टिफनेस नहीं होता, स्टिफनेस बिल्कुल होता ही नहीं ओके। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? FUC, F मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, U मतलब यूटिलिटी, C मतलब क्लोज टू लाइफ, E मतलब एक्सपीरियंशियल ओके। FUCE। एजुकेशन इज ए ट्राइंगुलर प्रोसेस, ये आइडिया किसने दिया? ट्राइंगुलर प्रोसेस, ट्राइंगुलर प्रोसेस, टीचर है, स्टूडेंट है, एनवायरमेंट या फिर स्कूल या फिर सोसाइटी है, ये ट्राइंगुलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस या फिर ट्राइंगुलर प्रोसेस, ये कहना है जॉन डीबी का ओके। व्हिच बुक इज रिटन बाय जॉन डीबी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। वाह, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी एंड स्कूल नहीं है, डेमोक्रेसी एंड चाइल्ड नहीं है, डेमोक्रेसी एंड सोसाइटी नहीं है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है ओके। स्कूल एंड सोसाइटी भी एक उनका फेमस बुक है, उसको भी आप याद कर सकते हो ओके। जॉन डीबी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग? कौन से मेथड में ज़्यादा ये इन्वॉल्व है? ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ओके। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मेथड है किलपैट्रिक का, उसको भी आप याद करके जा सकते हो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ओके। तो ये हो गया जॉन डीबी का एजुकेशनल फिलोसॉफी। इसके साथ साथ मैं इसी वीक में ये 4 जो रह गए हैं इंडियन थिंकर्स, इनको भी मैं 1 या 2 दिन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में इनको ख़त्म करूँगा, और मैं इसी वीक में ही मैं फिलोसॉफी को ख़त्म करके सोशियोलॉजी को स्टार्ट करूँगा ही करूँगा ओके। दशहरा वैकेशन जो आने वाला है, पूजा वैकेशन जो आने वाला है, उसमें से कम मुझे 4 यूनिट ख़त्म करने ही करने हैं ओके। और नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें मैं 5th को कंप्लीट करूँगा, और जो ज़्यादातर आप देखोगे कि नवंबर के 2nd वीक से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूसली, चाहे नवंबर के मिड में हो या फिर नवंबर के एंड में हो, हमें जो टाइम मिलेगा वहाँ पर हम रिवीजन ही करेंगे, चाहे 1 वीक हो जाए, 2 वीक हो जाए या फिर 3 वीक हो जाए, हमको ज़्यादा बेटर रिवीजन करना है थ्रू MCQs के द्वारा, थ्रू PYQs के द्वारा, थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के द्वारा ओके। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।